अब आ गए हम एडजेक्टिव चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, जहां पर हमें ये देखना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स हमने पढ़े हैं और जो हमारे पास कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स थे, या तो हम बोले जिनके भी रूल हमने पढ़े हैं, उन सारे रूल्स को अप्लाई करने की बारी आ गई है कि सेंटेंस में किस तरह के एरर्स आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस, और बहुत छोटा सा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, शी इज अ स्किलफुली डांसर। उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि एक बार वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद देखिए कि आपको कितने सेंटेंसेस आ रहे हैं, उसके बाद भी आप उसको सॉल्व करेंगे या सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। शी इज अ स्किलफुली डांसर, यहां पर नाउन दिया हुआ है क्या? डांसर। वो क्या है? डांसर है। और कैसी डांसर है? स्किलफुली। तो स्किलफुली डांसर नहीं होगी, क्यों? क्योंकि स्किलफुली आपका हो जाएगा एडवर्ब, जबकि हमें क्या लगाना है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में स्किलफुल की स्पेलिंग कोई बता सकता है? SKILLFULL होती है, एल होती है, क्या होता है? सिंगल एल का यूज होता है, राइट? तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एडजेक्टिव, जो कि है शी इज अ स्किलफुल डांसर। अगला है हैप्पीनेस इज द चीफेस्ट एम ऑफ मैनकाइंड। जब हमें चीफ का सुपरलेटिव डिग्री यूज करना होता है, तो लेट मी टेल यू गाइस, चीफेस्ट कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, तो हम चीफेस्ट नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? हैप्पीनेस इज द मोस्ट चीफ एम ऑफ मैनकाइंड। मोस्ट चीफ लगा सकते हो, लेकिन चीफेस्ट नहीं लिखेंगे, चीफेस्ट कोई वर्ड नहीं होता। अगला है शी इज कंपैरेटिवली स्मार्टर देन हर हस्बैंड। अब यहां पर देखिए, शी इज कंपैरेटिवली मतलब आप कंपेयर कर रहे हो, और फिर स्मार्टर मतलब कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज कर लिया, तो दोनों कंडीशंस एक साथ स्टेटमेंट में यूज नहीं होंगी। या तो आप कंपैरेटिवली लिखिए और उसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाइए, या फिर आप कंपैरेटिवली को हटाकर सिर्फ स्मार्टर का यूज करिए। तो हम क्या करेंगे? चलिए हम कंपैरेटिवली लगते हैं। शी इज कंपैरेटिवली, तो हमें स्मार्टर नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है? शी इज कंपैरेटिवली स्मार्ट देन हर हस्बैंड। अगला है लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अब ये बताइए, तीन चीजें थी, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। डिफरेंस क्या निकल रहा था? लिटिल मतलब नेगेटिव, बिल्कुल ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा बहुत, और द लिटिल मतलब जितना भी है। ये बताइए, अगर हम ये कहते हैं लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू, तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ और सक्सेस तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ना हम बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, ना हम बहुत कम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? हम लिटिल से पहले क्या लगा देंगे? अ का यूज करेंगे, और सही सेंटेंस क्या बनेगा? अ लिटिल कॉमन सेंस कैन ब्रिंग सक्सेस टू यू। अगला है देयर आर लेस पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। इस कंपार्टमेंट में आज कम पैसेंजर्स हैं। अब ये बताइए, पैसेंजर्स कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग, है ना? और ह्यूमन बीइंग लेस हो सकते हैं क्या? लेस तो हमने आपको बताया था कि क्वांटिटी के साथ यूज होता है ना? और ह्यूमन बीइंग की क्वांटिटी थोड़ी होती है, वो तो नंबर्स में होते हैं, 1 2 3 4 5, या 1 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो इंसान कहीं से लाते हो? नहीं लाते ना। क्यों? क्योंकि वो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नहीं है। तो हम लेस की जगह क्या लगाएंगे? फ्यू का यूज करेंगे, और सेंटेंस क्या बनेगा? देयर आर फ्यू पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट टुडे। अगला है नो फादर हेल्प इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगेन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू पीपल, व्हाट? फादर और फर्दर दो वर्ड्स हैं। क्या मतलब होता है फादर का? डिस्टेंस बताना, और डिस्टेंस भी कितना? ज्यादा दूरी को जो एक्सप्रेस करता है उसको हम फादर बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम फर्दर की बात करें, तो फर्दर का मतलब होता है जितना भी दिया है उसका एडिशनल एक्सप्लेन करना। और जब हम एडिशनल एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? नो फर्दर हेल्प इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से ज्यादा दूरी की हेल्प रिक्वायर्ड नहीं है, कि गवर्नमेंट से अब आगे कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, आगे या ज्यादा कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर फार्दर का तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जितनी हेल्प कर दी, अब इसके बाद आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? फर्दर का यूज करेंगे, फार्दर का यूज नहीं करेंगे। अगला है शी केम लैटर देन आई। लैटर, देखिए हमने आपको बताया था
लैटर एक वर्ड होता है जिसमें TTER आता है और एक वर्ड होता है LATER। लैटर का मतलब होता है बाद वाला, मतलब जो बाद वाली पोजीशन पे है, और लेटर का मतलब होता है बाद में। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम के अनुसार बाद में। अब ये बताइए, शी केम लैटर दैन मी का मतलब क्या हुआ? वो मुझसे बाद वाला आई? नहीं ना। क्या मतलब हुआ? वो मुझसे बाद में आई, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर बात करनी है। लैटर की कोई कंडीशन नहीं होगी, हम यहां पर क्या लगाएंगे? लेटर का यूज करेंगे। और सेंटेंस क्या बनना चाहिए? शी केम लेटर दैन आई। अगला है, फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। जो कुछ दिन मैंने उसकी कंपनी में गुजारे वो काफी एक्साइटिंग थे। अगेन, जैसे लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का कॉन्सेप्ट था, वैसे ही फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का भी कॉन्सेप्ट है। फ्यू मतलब थोड़े से दिन, अ फ्यू मतलब कुछ दिन, और द फ्यू मतलब जितने भी, वट एवर इज देयर। तो फ्यू डेज आई पास इन कंपनी वर एक्साइटिंग, तो क्या लिखना है? जितने भी, और वट एवर इज देयर, जितने भी की अगर बात करनी होती है तो हम द फ्यू या द लिटिल लगाते हैं। यहाँ डेज लगा हुआ है, डेज काउंटेबल है इसलिए द फ्यू लगा रहे हैं। अगर कोई अनकाउंटेबल चीज होती तो द लिटिल का यूज करते। तो सही सेंटेंस क्या हुआ? द फ्यू डेज आई पास्ड इन हर कंपनी वर एक्साइटिंग। अगला है, आई विल नॉट डू दीज काइंड ऑफ एक्ट्स। आपको बताया था काइंड ऑफ एक ऐसा वर्ड है जो कभी भी प्लूरल फॉलो नहीं करता, तो इसी की वजह से हम यहाँ पर दीज नहीं लगा सकते, इंस्टेड हम क्या लगाएंगे? दिस। और एक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो क्या लगेगा सेंटेंस? दिस काइंड ऑफ एक्ट। और सही सेंटेंस क्या बनेगा? आई विल नॉट डू दिस काइंड ऑफ एक्ट। तो सही सेंटेंस बनाने के लिए आपको काइंड के साथ लगा हुआ नाउन प्रोनाउन क्या बनाना पड़ेगा? सिंगुलर बनाना पड़ेगा। अगला है, द गंगा इज मोर सेक्रेड दैन एनी रिवर ऑफ इंडिया। अब देखिए, आपको बताया था जब आप वन को कंपेयर करते हो मैनी से, जब एक का कंपैरिजन एक से ज्यादा के साथ होता है तो हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, या तो हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ हुआ है मोर सेक्रेड, तो हम दैन लगाएंगे, लगा है, एनी लगाएंगे, लगा है, उसके बाद हमें लगाना है क्या? अदर, और वो यहाँ पर यूज्ड नहीं है, तो यहाँ पर अदर का यूज भी जरूरी है। सेंटेंस क्या बनेगा? द गंगा इज मोर सेक्रेड दैन एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया। अगला है, द वेदर इज एज कोल्ड एज लास्ट ईयर। वेदर उतना ही ठंडा है जितना लास्ट ईयर था। यहां बताइए कि आप लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हो कि लास्ट ईयर के वेदर से कंपेयर कर रहे हो? लास्ट ईयर के वेदर से कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, यहां पर हम लास्ट ईयर से पहले क्या लगाएंगे? दैट ऑफ का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर वेदर सिंगुलर है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो दैट ऑफ लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो क्या लगाओगे? दोज ऑफ का यूज करोगे। अगले सेंटेंस पे आते हैं, होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्राउट। पूरी कंट्री सूखे से मर रही है, सफर कर रही है। तो यहां पर हमें क्या बात करनी है? देखो, कंट्री है, कंट्री एक बड़ा नाउन है, इज़न्ट इट? एक बड़ी जगह का बात कर रहे हैं, और जब बड़ी जगह की बात करते हैं तो उस कंडीशन में अगर होल लगा देते हो तो होल से पहले द लगाने की भी जरूरत होती है। तो हम क्या बोलेंगे? द होल कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम ड्राउट। अगला है, अराउंड इंडियन 42 years प्लास्टिक ब्लैक बिग टेबल वॉज केप्ट इन द कॉरिडोर। अब ये बताइए, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टेबल की। और टेबल कैसी है? बिग भी है, ब्लैक भी है, प्लास्टिक की है, 42 years की है, राउंड है और इंडियन है। मतलब आपने एक ही चीज के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स डिफाइन कर दिए। और जब ऐसी कंडीशन आती है कि आप एक ही चीज के लिए कई सारे एडजेक्टिव्स डिफाइन करते हो तो हम एक रूल लगाते हैं जिसे हम बोलते हैं SSACNM। जैसा कि आपको बताया है, पहला S होता है साइज, फिर शेप, फिर एज, देन कलर, उसके बाद आता है नेशनैलिटी और फिर मटेरियल। अब बताइए, इसके अकॉर्डिंग अगर हमको अरेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले साइज कैसा है? क्या साइज है इसका? बिग लिखा हुआ है। कहां लिखा है? यहां पर आपको मिल गया बिग, बिग। शेप कैसा है? राउंड। एज क्या है? 42
years. कलर कैसा है? ब्लैक. नेशनैलिटी क्या है? इंडियन. मटीरियल क्या है? प्लास्टिक. और किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? टेबल. और आगे सेंटेंस क्या बनेगा? was kept in the corridor. तो इस स्टेटमेंट को यहां तक तो हम बिल्कुल गलत साबित कर देंगे और स्टेटमेंट क्या बनेगा? अ बिग राउंड 42 years ब्लैक इंडियन प्लास्टिक टेबल was kept in the corridor. तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है जहां पर आपको एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक ही चीज के लिए दिए हैं तो वहां पर आप यही फॉलो करते हो, SSACNM का रूल फॉलो करते हैं. और अगर सपोज करिए इनमें से कोई एक चीज नहीं दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पर शेप नहीं दिया है या साइज नहीं दिया या फिर एज नहीं दिया है, तो आप उसको स्किप करके अगले वाले पे बढ़ जाओगे. एज नहीं दिया तो कलर उसके बाद लिख देंगे. ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस है. वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ वाज दैट हर फ्रेंड शाउटेड एट हर विद अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस. देखिए एक बहुत अच्छी चीज यहां पर दी है जिसको आपको समझना चाहिए कि जब भी हम यूज करते हैं इस वर्ड का विद अ व्यू टू, तो यहां पर यूज होना चाहिए आईएनजी फॉर्म, जो कि बिल्कुल सही है. तो इस चीज को ध्यान में रखना, विद अ व्यू टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है. अगला देखते हैं कि एरर क्या है इसमें. वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव, आपको क्या बताया था जब भी सेंटेंस में आए वन ऑफ, क्या आएगा? अगर आपके सेंटेंस में वन ऑफ द लिखा है उसके बाद दिया है सुपरलेटिव डिग्री, तो जो नाउन यूज होना चाहिए वो प्लूरल होना चाहिए और यहां पर लगा हुआ है बिलीफ, जो कि गलत है. तो सही क्या होगा? वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ्स. अब यहां पे देखो ये मत लगा देना, ये जो लिखते हैं आप BELIEVES, ये मत लगाना, ये वर्ब है, हम वर्ब नहीं फॉर्म कर रहे हैं, हमें नाउन ही रखना है और नाउन को ही प्लूरल बनाना है. और बिलीफ का प्लूरल बिलीव्स होता है, बिलीव्स नहीं होता. तो सही सेंटेंस क्या होगा? वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीव्स was that her friend shouted at her with a view to making her aware of her repeated lapses. अगला है, there were only 2 soldiers but each and every soldier was equal to 5 policemen. देखिए हम जब ईच एंड एवरी को यूज करते हैं तो ईच एंड एवरी का यूज वहां होता है जहां पर 2 से ज्यादा लोग होते हैं. यहां पर सिर्फ 2 थे तो हम एवरी एंड एवरी हटा देंगे, सिर्फ ईच का यूज करेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा? देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन. अगला है, नो फ्यूअर देन 2 kilos ऑफ राइस कैन बी पुट इन दिस बैग. अगेन वी हैव 2 kilos और किलोज काउंटिंग यूनिट नहीं होती है. ये क्या होते हैं? ये नंबर्स नहीं होते. आप कभी भी राइस लेने जाते हो तो आप ये नहीं बोलते 1 राइस दे दो, 2 राइस दे दो, आप हमेशा बोलते हो 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 5 किलो दे दो. इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसको मेजर करा रहे हैं और जब मेजरिंग यूनिट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो अनकाउंटेबल है. और जब अनकाउंटेबल है तो हम उसके साथ फ्यूअर कैसे लगा सकते हैं? फ्यूअर का यूज नहीं हो सकता. तो फ्यूअर की जगह हम यूज करेंगे क्या? हम यूज करेंगे लेस का और सेंटेंस बनेगा क्या? नो लेस दैन 2 kilos ऑफ राइस कैन बी पुट इन दिस बैग. अगला है, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद भी वो ऑनेस्टी के पाथ को नहीं छोड़ा. तो स्टेटमेंट में क्या एरर होगी जल्दी से बताइए. देखिए, इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स काउंटेबल हो सकती हैं तो यहाँ पर हम मच नहीं लगाते, हम कहते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद. तो मैनी लगाओगे और स्टेटमेंट क्या बनाओगे? इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स ही डिड नॉट डेजर्ट द पाथ ऑफ ऑनेस्टी. अगला है, इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम. ये फैक्ट है कि महात्मा गांधी अपने समय के पहले पॉलिटिशियन थे. वो पहले नहीं, सबसे ज्यादा लीडिंग पॉलिटिशियन थे. पहले की बात नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करेंगे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट नहीं होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ लगाते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर मोस्ट से. सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फोरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम. अगले सेंटेंस पर आते हैं, लिखा है, नन कैन बिलीव दैट रमेश इज हैप्पियर दैन ग्रीव्ड टू नो इट. लेट मी टेल यू गाइज, यहां पर लिखा है
कोई भी ये नहीं बता सकता या कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि रमेश हैप्पी था ग्रीव्ड मतलब दुखी से ज्यादा। अब ये बताइए, यहां पर आपके पास एक कंडीशन आई है रमेश, और रमेश की ही दो कंडीशंस डिस्कस करी गई है, हैप्पियर और ग्रीव्ड। मतलब किसी एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया गया है, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि हम वन पर्सन सिंगल पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं तो वहां पर हम कंपेरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड हम लगाते क्या है, हम वहां पर मोर का यूज करते हैं और उसके साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, नन कैन बिलीव दैट रमेश इज मोर हैप्पी देन ग्रीव्ड टू नो इट। अब देखिए यहां पर दो क्वालिटी एक ही पर्सन की थी इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, लेकिन अगर दो अलग अलग लोगों का कंपैरिजन हो रहा होता तो हम हैप्पियर ही यूज करते। अगला है, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द मोर बेटर इफ शी वुड फाइंड हर ग्रूम हरसेल्फ। उसके पिता ने कहा है क्या कि वो सबसे अच्छा रहेगा कि अगर वो अपने लिए दूल्हा खुद ही ढूंढ ले, ग्रूम खुद ही ढूंढ ले। तो यहां पर ये बताइए, आपने एक बहुत कॉमन एरर करी है, अगर आपने देख लिया हो तो मोर भी लगा दिया, बेटर भी लगा दिया है, तो मोर यहाँ पर यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक साथ एक सेंटेंस में यूज नहीं हो सकती हैं, इसलिए हम मोर को हटाएंगे और बेटर लिखेंगे और सेंटेंस क्या बनेगा, हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी all the better if she would find her groom herself. अगला है, much to his fortune he married a girl who was more tall and lovelier than her elder sister. क्या लिखना है यहाँ पर, much to his fortune। स्टेटमेंट आपको सही लगेगा, क्या लिखा हुआ है, उसके फॉर्च्यून के हिसाब से उसने एक लड़की से शादी करी, he married a girl who was मोर टॉल एंड लवलियर दैन हर एल्डर सिस्टर। देखो यहां पर किसी एक पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहां पर एक लड़की और उसकी एल्डर सिस्टर का कंपैरिजन हो रहा है। तो मोर टॉल लगाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, इंस्टेड हम क्या लगाएंगे, टॉलर का यूज करेंगे। और स्टेटमेंट क्या बनेगा, मच टू हिज फॉर्च्यून ही मैरिड अ गर्ल हु वाज टॉलर एंड लवलियर दैन हर एल्डर सिस्टर। अगला है, The patient is suffering from chronic malaria. पेशेंट क्या कर रहा है, सफर कर रहा है किससे, क्रॉनिकल मलेरिया से। यहां पर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, ये वर्ड लिखा है क्रॉनिकल। क्रॉनिकल का मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ टाइम पीरियड। मतलब अगर सपोज करिए हमने आपको 2010 से 2015 का डेटा दे दिया और वो सब जम्बल्ड अप करके दे दिया, सब मिला जुला के दे दिया, अब आप उसको किस क्रम में लगाओगे, इसे हम बोलते हैं क्रॉनिकल अरेंजमेंट। ठीक है, आपके उसको सही ढंग से लगाने, सही क्रम में लगाने को बोलते हैं क्रॉनिकल अरेंजमेंट। अब मलेरिया का कौन सा क्रॉनिकल अरेंजमेंट हो गया कि जनवरी में ऐसा था, फरवरी में ऐसा हुआ, मार्च में ऐसा हुआ, नहीं ना, ऐसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम कह रहे हैं पेशेंट सफर कर रहा है बहुत बुरे मलेरिया से, मतलब उसकी लेवल वैसी हो सकती है, तो यहाँ क्रॉनिकल वर्ड नहीं लगेगा, इंस्टेड ऑफ क्रॉनिकल हम क्या लगाएंगे, क्रॉनिक का यूज करेंगे। क्रॉनिक का मतलब होता है अक्यूट। तो यहाँ स्टेटमेंट क्या बन रहा है, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक मलेरिया। अगला है, I wasn't given some money for the purchases. I have bought these books from mine pocket. अब बताइए क्या एरर होगी यहाँ पर। पहली बात, I wasn't given some money, यहां नेगेटिव वर्ड लगा है wasn't और आपने लगा दिया है some, जो कि सबसे पहले गलत करने की चीज है। क्यों? क्योंकि अगर कोई सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड लगा है तो वहां पर आपको any का यूज करना है। क्यों? क्योंकि any वो वर्ड है, वो एडजेक्टिव है जो नेगेटिव वर्ड्स के साथ यूज हो सकता है। तो क्या बनेगा, I wasn't given any money for the purchases, I have bought these books from mine pocket। नहीं, किसकी पॉकेट से, my pocket। माइन तब लगेगा जब नाउन पहले मेंशन कर चुके होंगे, लेकिन नाउन यहाँ पर बगल में ही लगा हुआ है तो माई पॉकेट होगा, माइन पॉकेट नहीं होगा। अगला है, द फ्रांस वाइन इज नोवेयर अवेलेबल दीज डेज। फ्रांस वाइन नहीं होता है, आप जब भी ऐसी कंडीशन लिखने जाते हो तो फ्रांस की जगह आप क्या लिखोगे, फ्रेंच वाइन लिखोगे। क्या होगा, द फ्रेंच वाइन इज नोवेयर अवेलेबल दीज डेज। फ्रेंच वाइन आजकल अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। अगला है,
वी हैव लेसर वर्कर्स दैन वी नीड फॉर दिस वर्क। जितने लोग मुझे चाहिए इस काम करने को, उस काम करने के लिए लोग यहाँ पर कम हैं। और जब वर्कर्स की बात कर रहे हो तो वो ह्यूमन बीइंग होते हैं, और वर्कर्स अगर ह्यूमन बीइंग है तो यहाँ लेसर कैसे लग गया, क्योंकि लेसर तो क्वांटिटी के लिए यूज होता है। तो हम लेसर ना लगाकर लेसर की जगह क्या लगाएंगे, फ्यूअर का यूज करेंगे। सेंटेंस क्या बनेगा, वी हैव फ्यूअर वर्कर्स दैन वी नीड फॉर दिस वर्क। अगला है द डेज इन दिसंबर आर कूलर दैन अगस्त। जैसा कि स्टेटमेंट अभी आपने वेदर वाला पढ़ा था, उसी तरह का स्टेटमेंट यहां पर भी है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड। हम दिसंबर और अगस्त को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, दिसंबर के डेज और अगस्त के डेज को कंपेयर कर रहे हैं। दिसंबर के साथ तो हमने डेज लगा दिया, लेकिन अगस्त के साथ नहीं लगा है। और इस कंपैरिजन को कंप्लीट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, दोज ऑफ का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है जिसके बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो है डेज, और डेज प्लूरल है, इसलिए हम लगाते हैं दोज ऑफ। अगला क्वेश्चन है, इवन हिज नेक्स्ट रिलेशंस टर्न देयर बैक अपॉन हिम इन हिज बैड डेज। उसके अगले रिश्तेदार भी उसकी तरफ पीट कर गए उसके बुरे दिनों में। अगले रिश्तेदार भी, पास के रिश्तेदार तो सुना था, अगले रिश्तेदार कौन से होते हैं, नहीं होते ना, तो यहाँ पर नेक्स्ट का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, इवन हिज नियरेस्ट, मतलब उसके नजदीकी रिश्तेदार भी उसकी तरफ पीट कर गए, कब, उसके बुरे दिनों में। अगला है, दिस इज द रीसेंट न्यूज आई रिसीव्ड फ्रॉम पुणे। न्यूज रीसेंट नहीं होती है, न्यूज क्या होती है, जल्दी से बताओ, बहुत पूछते हो तुम लोग, व्हाट इज द लेटेस्ट पैटर्न, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, तो ये क्या होगा, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज आई रिसीव्ड फ्रॉम पुणे। अगला है, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी पेपर। देखो, जैसा कि हमने देखा था, जब एक को एक से ज्यादा से कंपेयर करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री यूज होती है या फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो वहां कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई थी, यहां पर सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी। कैसे, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर को कंपेयर कर रहे हैं बाकी सारे पेपर से, और यूज किया है क्या, सुपरलेटिव डिग्री को, द लार्जेस्ट सर्कुलेशन। जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम एनी का यूज नहीं करते, हम वहां क्या यूज करते हैं, ऑल। और ऑल के बाद लगता है द, और इसके बाद लगता है प्लूरल नाउन। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल द पेपर्स। अगला है, ऑफ द टू प्लान्स दिस इज द बेस्ट। देखो, जब हमारे पास दो ही प्लान्स होते हैं तो बेस्ट कोई सा नहीं होता, एक दूसरे से बेहतर होता है। तो यहाँ पर बेस्ट नहीं लगा सकते, क्या लगाओगे, बेटर लगाओगे, और स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑफ द टू प्लान्स दिस इज द बेटर। अगर दो से ज्यादा होता तो आप बेस्ट लगाने की सोच लेते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो ही है और दो में से किसी एक को बताना है जो बेहतर होगा, तो बेटर का यूज करेंगे। अगला है, आई बिलीव दैट हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल दैन वेल्थ। देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको बताए गए थे कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ दैन को फॉलो नहीं करते, हमेशा अपने साथ टू को फॉलो करते हैं, भले ही वो कंपैरेटिव डिग्री हो। तो यहाँ पर प्रेफरेबल भी कंपैरेटिव डिग्री है, प्रायोरिटी देता है, दो में से किसी एक को सिलेक्ट करता है, तो दैन की जगह इसके साथ क्या लगता है, टू। मोर ओवर, जब प्रेफरेबल वर्ड खुद ही सिलेक्ट कर रहा है, सिलेक्शन कर रहा है, तो मोर का यूज क्यों करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। स्टेटमेंट क्या बनेगा, आई बिलीव दैट हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। अगला है, ऑफ द टू राइटर्स रमेश एंड रमन द लास्ट इज माई फेवरेट। अगेन, जब दो होते हैं और बाद वाले की बात करनी होती है तो दो के बाद वाले में लाटर आता है, और जब दो से ज्यादा हो जाते हैं और उसमें लास्ट वाले की बात करनी होती है जो सबसे आखिर में है, तो हम लास्ट का यूज करते हैं। यहाँ पर आपने देखा रमेश एंड रमन दो ही हैं और हमें बोलना है कि बाद वाला मेरा फेवरेट है, तो यहाँ पर आप लास्ट की जगह क्या लगाओगे, लैटर का यूज करोगे। स्टेटमेंट क्या बनेगा, ऑफ द टू राइटर्स रमेश एंड रमन द लैटर इज माई फेवरेट, मतलब बाद वाला मेरा फेवरेट है। अब यही चीज अगर हो जाए, वन ऑफ द थ्री राइटर्स रमेश, रमन एंड राहुल द लैटर इज माई फेवरेट, तो वहां पर लैटर यूज नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वहां पर तीन राइटर्स आ गए, और जब तीन आ जाते हैं तो आप लास्ट का यूज करते हो। ऑफ द थ्री राइटर्स रमेश, रमन एंड राहुल द लास्ट इज माई फेवरेट हो जाएगा उस कंडीशन में।
अगला सेंटेंस देखते हैं, ही इज रेलिशिंग द डिलीशियसली एप्पल्स ऑफ कश्मीर। यहां पर हमने लिखा है एप्पल, और एप्पल कैसे हैं, डिलीशियसली, हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि एप्पल क्या होता है, डिलीशियस होता है। डिलीशियस हमारा एडजेक्टिव है जो नाउन एप्पल को क्वालिफाई कर रहा है। डिलीशियसली अगर लगाओगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, और यहां पर एप्पल के साथ वो नहीं सूट करेगा। अगला है, रमेश इज एज गुड इफ नॉट बेटर दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। कह रहे हैं रमेश उतना ही अच्छा है, अगर बेटर नहीं है उन सारे मेंबर्स से जो लायंस क्लब में हैं। तो मतलब क्या हुआ, एज गुड एज लगाना है, और जब भी ऐसी कंडीशन आती है जब हम किसी को कंपेयर करते हैं तो एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज होता है। यहां पर हमने एज लगाया है, पॉजिटिव डिग्री लगाई है, लेकिन गुड के बाद एज नहीं लगाया है, जो कि लगाना जरूरी है। तो स्टेटमेंट क्या होगा, रमेश इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब विच इज नोन एज द लायंस क्लब। लास्ट सेंटेंस है, these sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon। क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग अपनी वर्ल्डली सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं किसी भी कीमत पे, बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन, मतलब उनके ऊपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और उनको अच्छी नजरों से भी नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं दीज सॉर्ट ऑफ मैन, हमने क्या कहा था, काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, जहां भी लगता है वहां पर आप प्लूरल्स का यूज नहीं करोगे, तो दीज की जगह लगाओगे दिस, और मैन की जगह लगाओगे मैन, और सेंटेंस सही क्या बनेगा, दिस सॉर्ट ऑफ मैन अटेन वर्ल्डली सक्सेस बाय हुक और बाय क्रूक, सो दे डिजर्व टू बी लुक्ड डाउन अपॉन। तो ये था लास्ट सेंटेंस हमारी एडजेक्टिव की एक्सरसाइज का। आई सपोज आपको सारे रूल्स और उनकी एरर्स समझ में आ गई। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप और डीपली इसको समझ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। विल इट बी इजी? नो। विल इट बी वर्थ इट? एब्सोल्युटली यस।